नमस्कार साथियों, आईसीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पर्यावरण चल रहा था और पर्यावरण में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, जैव विविधता, वायुमंडल, पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इन सभी क्रियाओं से जो पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो आज का टॉपिक जो है प्रदूषण। आज का टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण, बहुत सारे विकास हो रहे हैं। विकास के क्रम में ही औद्योगिक विकास हो रहा है, जेट विमान चल रहे हैं, वायुयान चल रहे हैं और विभिन्न गैस दुर्घटनाएं होती हैं। उसके अलावा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो जितना जो ये मानव है, जितना ज़्यादा विकास कर रहा है, विकास करते करते कहीं ना कहीं ये जो मानव है ये इस प्रकृति को भी प्रदूषित कर रहा है। अवांछित तौर पर प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वो मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे प्रदूषण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बचाव के लिए। तो शुरू करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण, जो कि इंग्लिश में इसको पॉल्यूशन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है कि पर्यावरण के तत्वों में अवांछित बदलाव, पर्यावरण के तत्वों में अवांछित बदलाव ही पर्यावरण प्रदूषण है। ये अवांछित तत्व क्या है? जैसे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वायु है उसमें परिवर्तन, यानी वायु में परिवर्तन, इसी तरीके से जल में परिवर्तन, और इसी तरीके से शोर बहुत ज्यादा होता है तो ध्वनि में परिवर्तन, मृदा में परिवर्तन, आदि। जितने भी ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा हमको जो वायु दी गई, अगर उसमें परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? वायु प्रदूषण हो गया। जल में अगर कुछ परिवर्तन हो गया तो जल प्रदूषण हो गया। जो ध्वनि वास्तव में होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो उसको ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दे दी गई। अगर मृदा जो है, प्रकृति से हमको प्रदत्त मृदा है, अगर उसमें कुछ बदलाव हो गया तो उसमें क्या हो गया? मृदा प्रदूषण हो गया। तो ये सारे प्रदूषण जो है वो क्या है, हमारे सिलेबस में भी है। तो इनको क्या है, हमको पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है कि ये आखिर जो ये हैं, ये प्रदूषण है, तो इनका जो प्रभाव है वो वातावरण पर क्या पड़ता है, कारण क्या है और उपाय क्या किए जा सकते हैं। प्रभाव क्या है, कारण क्या है और उपाय क्या कर सकते हैं ताकि पर्यावरण जो है वो संरक्षित हो सके और प्रदूषण को रोका जा सके। कई तरीके के प्रदूषण हैं, तो उनमें से पहला जो प्रदूषण है उसको हम पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वायु है उसमें जो अवांछित परिवर्तन है वही क्या है, वायु प्रदूषण है। इसके कारण अगर बात की जाए कि कारण क्या है, ज्वालामुखी का फट जाना, ज्वालामुखी का फटना,
जंगल में आग लग जाना, जंगल में आग लग जाना, जंगल में आग लग जाना। अगला अगर देखें तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, 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 औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं, से निकलने वाला धुआं। तो ये कारण है कि वायु प्रदूषण आखिर क्यों हो रहा है। तो ज्वालामुखी का फटना, भिन्न गैसें यहाँ से निकलती हैं जो कि वायु में मिल जाती हैं और क्या करती हैं, इस वायु को प्रदूषित कर देती हैं। उसके अलावा जंगल में अगर आग लग गई, तो जंगल में जब आग लग गई, पहला तो ये क्या है कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त पेड़ पौधे हैं वही नष्ट हो रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि वायु को अगर कोई शुद्ध करता है तो उसमें पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जंगल में जब आग लग गई तो वहाँ से बहुत सारा धुआं निकला, और उसके अलावा पेड़ों को नष्ट हो जाना, तो क्या हुआ, वायु इससे भी प्रदूषित हो गई। उसके अलावा वाहन जो है वहाँ जैसे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वाहनों से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जो क्या करती हैं, अवांछित तौर पर वायु को प्रदूषित करती हैं। उसके अलावा औद्योगिक कारखानों से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, तो वो भी क्या करता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो ये मुख्य इसके कारण हो गए। अब ये सारे कारण हो गए हैं। अब ये अगर प्रदूषण फैल गया, अगर वायु प्रदूषण फैल गया तो क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या हानि हो सकती है मानव जीवन को, क्या हानि हो सकती है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो ताजमहल है तो उसका रंग जो है वो क्यों बदल रहा है, उसका रंग जो है वो क्यों बदल रहा है। वहाँ पे अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा हो जाती है, अम्ल वर्षा हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, अगर अम्ल वर्षा हो गई, इसका कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड की क्रिया का करना, की क्रिया का करना। भारत में अगर बात की जाए तो ताजमहल का रंग बदल रहा है, का रंग बदल रहा है। ताजमहल का रंग बदल रहा है। विश्व में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है, तो नॉर्वे में होती है। सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है, नॉर्वे में होती है। नॉर्वे में स्वीडन क्षेत्र में होती है, के क्षेत्रों में होती है, नॉर्वे में स्वीडन के क्षेत्रों में होती है, विश्व में अगर बात की जाए। उसके अलावा वाहनों से CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये क्या करती है, रक्त संचार को प्रभावित करती है। क्या करती है, रक्त संचार को प्रभावित करती है, रक्त संचार को प्रभावित करती है, रक्त संचार को प्रभावित करती है। इसी को बोलते हैं दम घोटू गैस। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस, दम घोटू गैस। कभी कभी प्रश्न आता है कि अंगूठी जलाकर एक व्यक्ति जो है वो कमरे में सो जाता है और उसकी मृत्यु किस लिए हो गई, उसकी मृत्यु क्यों हो गई। तो जब वो अंगूठी जला रहा था तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वहाँ पे एकत्रित हुई और वो उसके श्वसन क्रिया द्वारा उसके अंदर गई और उसने रक्त संचार को बाधित कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा वाहनों से ही लेड निकलता है, शीशा निकलता है, लेड निकलता है, जिससे क्या होता है, मस्तिष्क रोग हो जाते हैं, मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। उसके अलावा आजकल हम देखते हैं जब पेट्रोल टंकी पे जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं एक जगह लिखा होता है शीशा सहित
पेट्रोल एक जगह लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। तो शीशा रहित पेट्रोल के लिए जो लेड होता है, शीशा रहित जो पेट्रोल होता है उसमें बेंजीन मिला दी जाती है। उसमें अधिक ज्वलनशील करने के लिए, अधिक उसको ज्वलनशील बनाने के लिए उसमें बेंजीन मिला दी जाती है। क्या मिला दी जाती है? बेंजीन। और बेंजीन क्या है? बेंजीन ये हृदय घात के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बेंजीन जो है, ये जब ये गाड़ियां चलती हैं तो उससे बेंजीन जो गैस है वो स्रावित होती है, और इससे क्या होता है? हृदय घात होने के चांस बढ़ जाते हैं। हृदय घात होने के चांस बढ़ जाते हैं। बेंजीन से क्या होता है? हृदय घात जो है, हृदय घात होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा कई बार एक शब्द आता है फ्लाई ऐश। क्या आता है? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है? कार्बन जलाने से। कार्बन जलाने से क्या होता है? कार्बन से जो गैस निकलती है वो क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है। तो ये कार्बन जलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। अब अगर पूछा जाए कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कार्य कर सकते हो, तो इसके उपाय क्या कर सकते हो? वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, रोकने के उपाय 1981 में क्या आया? वायु संरक्षण अधिनियम। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में सरकार ने एक काम किया कि एक अधिनियम लाई, वायु संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हो। आप ईंधन का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर सकते हो, प्राकृतिक गैस। उसके अलावा सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा बायोडीजल के लिए जेट्रोफा के पौधे से निकलता है बायोडीजल, तो बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हो। बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हो। आप बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हो। ये बायोडीजल कहाँ से आता है? जेट्रोफा के पौधे से। जेट्रोफा के पौधे से आता है। कहाँ से आता है? जेट्रोफा के पौधे से आता है। बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? पेड़ लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? उसके अलावा आप पेड़ लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? पेड़ लगा सकते हो। पेड़ लगा सकते हो। और जो गैस रिसाव हो रहे हैं उनको रोक सकते हो। विभिन्न उद्योग धंधों से गैस रिसाव होते हैं, तो गैस रिसाव को रोक सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो। किसके संरक्षण के लिए? वायु प्रदूषण ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सरकार ने क्या किया है? 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम लाया, उसके तहत आप पे जुर्माना भी हो सकता है। अगला क्या है? वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हो। वैकल्पिक ईंधन में प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हो, बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, और गैस रिसाव जो हो रहा है उसको आप रोक सकते हो। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लाइकेन किसका सूचक है? क्या आ जाता है? लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन किसका सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। और लाइकेन किस कवक व शैवाल से बना होता है। कवक व शैवाल से बना होता है आपका लाइकेन। किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है। इसके अलावा जल प्रदूषण पढ़ेंगे हम। क्या? जल प्रदूषण पढ़ेंगे।
क्योंकि जल ही जीवन है। हम लोगों ने पढ़ा है, शुरुआत से पढ़ते आते हैं, तो बहुत जगह लिखा भी देखते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। और अगर जीवन के चक्र को चलते रहना है तो जल का जो है होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ भी जल होगा वहाँ जीवन होगा। क्या? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कारण क्या हो सकते हैं इसके? कारण की अगर बात की जाए, कारण की बात की जाए तो क्या है? औद्योगिक कारखानों के जल का, औद्योगिक कारखानों के जल का नदियों में विसर्जित करना। और क्या? औद्योगिक कारखानों का जो जल है, जो भी वहाँ से कारखाने हैं उनके जो भी पाइपों द्वारा जो जल है वो किस में डाल दिया जाता है? नदियों में डाल दिया जाता है। औद्योगिक रसायनों का प्रयोग करना। औद्योगिक रसायनों का कृषि में प्रयोग करना। औद्योगिक रसायनों का क्या करना? कृषि में प्रयोग करना। अगला अगर बात की जाए शहरों का पानी नदियों में प्रवाहित कर देना। शहरों का पानी जो है वो अगर नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। क्योंकि बड़े बड़े जो शहर हैं नदियों का ही पानी पीते हैं उसको फिल्टर करके। तो क्या होता है कि जब शहरों का जो दूषित पानी है उसमें बहुत सारे रसायन मिल जाते हैं, साबुन है और बहुत सारे, जब हम लोग कपड़े वपड़े धुलते हैं तो उससे साबुन डिटर्जेंट सारे मिलके आ जाते हैं, नदियों में आ जाते हैं। इससे क्या होता है? जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। प्रभाव क्या पड़ता है? अगर बात की जाए इसके प्रभाव की, कि ये तो कारण हुए कि अगर औद्योगिक कारखानों से पानी जो है वो दूषित होता है। दूसरा क्या है? डिटर्जेंट वगैरह जब पानी मिल जाते हैं तो दूषित हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका जो प्रभाव जो होता है उसी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या है? प्रभाव। उसमें पहला क्या है? प्रभाव में पहला क्या है? आर्सेनिक की उपलब्धता। आर्सेनिक की उपलब्धता हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे एक रोग हो जाता है ब्लू ब्लैक फुट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक फुट हो जाता है। अगर आर्सेनिक जल में ज़्यादा मिल गया तो उससे कौन सी बीमारी हो गई? ब्लैक फुट हो गई। उसके अलावा पूछा जाता है कि सर्वाधिक, भारत में जो सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा जो है जल में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक पाया जाता है। उसके अलावा पूछा जाता है कि अगर पानी में पारा मिल जाए, दूसरा क्या है? पानी में पारा मिल जाए। अगर पानी में पारा मिल गया तो क्या हुआ? मिनी माता हो गया। कौन सा रोग हो गया? मिनी माता हो गया। और ये सबसे पहले कहाँ फैला था? जापान में फैला था। कहाँ फैला था? जापान में फैला था। सबसे पहले ये रोग कहाँ फैला था? जापान में फैला था। अगर पानी में क्या मिल जाए? नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाए। नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम।
ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर पानी में क्या मिल जाए, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाए तो क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कई बार पूछा जा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किससे जनित बीमारी है, तो ये किससे है, जल प्रदूषण से जनित बीमारी है। अगर उसमें पानी में क्या मिल जाए, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाए। अगर पानी में फ्लोरीन मिल जाए, क्या मिल जाए, फ्लोरीन मिल जाए, तो क्या हो जाता है, फ्लोरीसिस रोग हो जाता है। फ्लोरीसिस रोग हो जाता है। अगर उसके अलावा भी दूषित पानी पीने से क्या हो जाता है, खांसी, दमा आदि रोग हो जाते हैं। खांसी, दमा आदि रोग हो जाते हैं। तो प्रभाव क्या पड़ता है, अगर आर्सेनिक उसमें मिल गया तो क्या हुआ, ब्लैक फुट बीमारी हो गई। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में जो पानी है वहाँ पे सर्वाधिक आर्सेनिक पाया जाता है। पारा अगर मिल गया तो क्या, कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता हो जाता है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड पानी मिल गया तो कौन सा रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और अगर फ्लोरीन मिल गई तो कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरिसिस हो जाता है। उसके अलावा अगर दूषित पानी पी लिया तो खांसी, दमा, विभिन्न प्रकार के अन्य रोग भी हो जाते हैं। जल प्रदूषण ना हो इसके लिए उपाय क्या क्या किए गए हैं, जरा वो देख लेते हैं। जल प्रदूषण जो है वो ना फैले, हम लोग दूषित जल ना पिए, तो उसके लिए उपाय आप क्या कर सकते हो। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, पहला क्या, अगर दूध से क्लोरीन मिला दो, क्या करो, क्लोरीन मिला दो, क्लोरीन मिला दो, फिल्टर करके पी लो। फिल्टर की करके क्या करिए, पी लीजिए। उसके अलावा औद्योगिक कचरा नदियों में ना बहाया जाए। औद्योगिक कचरा जो है वो क्या किया जाए, नदियों में ना बहाया जाए। 2014 से 15 के बीच आई कौन सी, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा का जो पानी है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। कीड़े मतलब क्या है कि उसमें बैक्टीरिया क्यों नहीं पड़ते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम होता है उसका क्या, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, गंगा के पानी में। भारत सरकार ने 1974 में जल संरक्षण अधिनियम लाया। भारत सरकार ने क्या किया, 1974 में क्या किया, जल संरक्षण लाया। तो हम जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं। अगर प्रदूषित है तो पहला क्या, अगर आपको उसको यूज करना है तो क्लोरीन मिला के पी सकते हो, फिल्टर करके पी सकते हो। और क्या रोकने के लिए बहुत बड़ा उपाय क्या, औद्योगिक जो कचरा है वो नदियों में ना बहाया जाए। उसके अलावा 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू करी। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि गंगा 1974 में जल संरक्षण अधिनियम लाया गया और 1985 में गंगा परियोजना। तो ये सारे जो उपाय हैं वो क्या हैं, जल प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए हैं अभी तक। अगला हम प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, ध्वनि प्रदूषण।
कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। पहले तो आप जाने कारण क्या है। अत्यधिक शोर, अत्यधिक शोर ये होता कहाँ किससे? वाहनों द्वारा, नाभिकीय परीक्षणों द्वारा, लाउड स्पीकरों द्वारा, लाउड स्पीकरों द्वारा। तो ध्वनि प्रदूषण जो है किस कारण होता है? अत्यधिक शोर। जब अत्यधिक शोर किया जाता है उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जो अत्यधिक शोर है वो किससे होता है? वाहनों द्वारा। पहला तो जैसे रेलगाड़ी है, वायुयान है, जेट विमान है। नाभिकीय परीक्षण जब किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय परीक्षणों द्वारा। लाउड स्पीकर, शादी बारातें जो होती हैं उसमें बहुत, वो क्या कहते हैं कि आप की जो छड़ी है वो वहीं तक जानी चाहिए जहाँ तक क्या है कि दूसरे की छड़ी ना पहुँचे, यानी कि आपकी नाक वहीं तक सीमित है जहाँ तक क्या है कि दूसरे की नाक ना पहुँचे। यानी क्या होना चाहिए? जो लाउड स्पीकर आप बजाते हैं तो दूसरे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बीमार होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो जो बीमार लोगों को उनका जो ध्यान रखने के लिए जरूरी क्या है कि आप लाउड स्पीकर का जो है वो प्रयोग कम से कम करें। लेकिन शादी बारात में इतना ज़्यादा उत्साह होता है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करते रहते हैं। वैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि आजकल के जो लड़के हैं बस बाइक उठाई और इतना एक्सीलेटर खींच दिया कि जैसे बाइक का जो इंजन हो वो फटने ही वाला हो। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं? अब आपको ये देखना है क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इससे मेंस भी लिख सकते हो। आप कोई भी एग्जाम है, आप स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझते हो, आपको यहाँ से जो हेल्प मिल रही है उसके अलावा आप चीज़ों को समझते हुए मेंस की भी तैयारी कर सकते हो। ध्वनि, ध्वनि आवृत्ति, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जबकि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल होता है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत की अगर बात की जाए तो 60 डेसिबल तक जो है, 60 डेसिबल की तीव्रता होनी चाहिए। पत्तियों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट के लिए आपका कितना? 20 डेसिबल होना चाहिए। 20 डेसिबल होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो है 75 डेसिबल जो है वो दिन में होना चाहिए। 75 जो है वो किस में होना चाहिए? दिन में होना चाहिए। जबकि रात की तीव्रता जो है वो 70 डेसिबल होनी चाहिए। वैसे ही अगर वाणिज्यिक क्षेत्रों में देखा जाए, वाणिज्यिक क्षेत्रों में जो भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं, तो वाणिज्यिक क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 65 जो है डेसिबल वो दिन में होना चाहिए। जबकि अगर रात की बात की जाए तो 55 डेसिबल होना चाहिए।
जबकि अगर आवासीय क्षेत्रों की बात की जाए, आवासीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 55 डेसिबल जो है वो दिन में होना चाहिए, जबकि रात में 45 डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए। ये सारा क्रम जो निर्धारित किया है डब्ल्यूएचओ ने दिन में 45 डेसिबल, जबकि रात में 35 डेसिबल होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हो। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, उसके बाद अगर आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हो तो आपको 6 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो ये भारत सरकार अधिनियम जो आया था 2000 में, उसमें ये बताया गया। कब? 2000 में ये बताया गया कि अगर आप ध्वनि प्रदूषण को जन्म दे रहे हो और अगर आप लाउड स्पीकर बजा रहे हो तो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बजा सकते हो, उसके बाद आप नहीं बजा सकते हो। अगला क्या है देखते हैं, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण कारण क्या है? विभिन्न रसायनों का जो प्रयोग हम करते हैं खेती में, उससे क्या होता है, हमारी जो मृदा है वो क्या होती है, उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? जिप्सम मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? जिप्सम मिलाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि उर्वरा शक्ति जब अगर खेत की कम हो जाए तो उसमें क्या मिलाना चाहिए? जिप्सम को मिलाना चाहिए। उसके अलावा जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। और जैविक, पूर्णतया जैविक राज्य कौन सा हो गया है? पूर्णतया जैविक राज्य कौन सा हो गया है? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम जो है वो क्या है? पूर्णतया जैविक राज्य हो गया है। तो मृदा अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो एक तो ये है कि आप पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटान कर रहे हो। कटान करने से क्या हो रहा है? अवनाली का आवर्धन हो रहा है। आप पहले ही पढ़ चुके हो, बताया था मैंने कि जब बहुत ज़्यादा पेड़ों का कटान होता है तो उससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण को जन्म मिलता है। अगला, नाभिकीय प्रदूषण। क्या है? नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण क्या है? विभिन्न नाभिकीय प्रयोग हो रहे हैं तो उसमें क्या है? थोरियम की मात्रा का बढ़ जाना, प्लूटोनियम की मात्रा का बढ़ जाना, यूरेनियम की मात्रा का बढ़ जाना, यूरेनियम की मात्रा का बढ़ जाना। तो ये सब क्या है? नाभिकीय जो प्रदूषण है उसको जन्म देते हैं। अगर थोरियम की मात्रा बढ़ गई तो कहाँ है? तो क्या है? नाभिकीय प्रदूषण को जन्म दिया। अगर प्लूटोनियम बढ़ गई तो ये सारे विस्फोट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि थोरियम द्वारा प्रदूषित जगह कौन सी है? सबसे ज़्यादा थोरियम पाया भी वहीं जाता है और प्रदूषित जगह भी वही है, केरल। सर्वाधिक थोरियम से प्रदूषित कौन सा है?
अगर राज्य बात की जाए तो केरल है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित केरल है, और सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट यानी केरल के साइड में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रदूषण को पढ़ा, जाना। अगर आपको चैनल में जितने भी वीडियो दिए गए हैं पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।